हाय गाइस, यूपीएससी क्रैश कोर्स में मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आया हूँ। इंडियन पॉलिटी को हम कंटिन्यू करते हैं। आई एम भरत एंड दिस इज यूपीएससी क्रैश कोर्स। आज हम बात करने वाले हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। अटॉर्नी जनरल ये भी बहुत छोटा सा चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स मेंस में क्वेश्चंस आ सकते हैं, खास करके आर्टिकल से रिलेटेड और बेसिक जो ट्रिविया फैक्ट्स हैं वो आ सकते हैं। आर्टिकल 76 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल का प्रोविजन हमारे दिया गया है। और बेसिकली जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं वो कंट्री के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं और काफ़ी बार यूनियन गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके केसेस में भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाई प्रोफाइल केसेस जहाँ होते हैं वहाँ पे काफ़ी बार जो है लॉयर के फॉर्म में जो है गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं कई बार। आगे हम डिटेल में देखेंगे इनके पावर्स और इनके ड्यूटीज, पावर्स, फंक्शंस क्या क्या होते हैं। पहले लेकिन हम अपॉइंटमेंट और टर्म देख लेते हैं। तो देखिए, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं उनको ऑब्वियसली प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सेंट्रल अपॉइंटमेंट जितने भी हैं सब प्रेसिडेंट के हाथ में होते हैं। क्वालिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे कि ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक ऐसे ही स्टेट में एडवोकेट जनरल जो होंगे ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के क्वालिफिकेशंस होते हैं वही अटॉर्नी जनरल के लिए भी होने चाहिए। और क्या होते हैं क्वालिफिकेशंस? He must be a citizen of India and he must have been a judge of some high court for 5 years or advocate of some high court for 10 years or eminent jurist in the opinion of the president। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ। ये आपने सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में भी पढ़ा होगा, वापस से यहाँ आपको रिवाइज हो जाएगा। क्या क्या क्वालिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए? एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया ऑब्वियसली होना चाहिए। उसके अलावा कोई हाई कोर्ट का जज यदि वो 5 साल तक रह चुका है, या फिर कोई एडवोकेट हाई कोर्ट का 10 साल रह चुका है, या फिर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में कोई एमिनेंट ज्यूरिस्ट है जिसको लॉ की ज्यूरिस्डिक्शन की बहुत नॉलेज है, वो बंदे को बनाया जा सकता है। राइट, जस्टिस की बहुत नॉलेज है, उस बंदे को जो है अपॉइंट किया जा सकता है अटॉर्नी जनरल। राइट। बाकी अगर टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे फिक्स नहीं किया गया है। वहीं पे प्रोसीजर और ग्राउंड उसके रिमूवल का वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं किया गया। तो ऐसे केसेस में जो है ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बस इतना ही मेंशन किया गया। इसका मतलब प्रेसिडेंट जब चाहें तब वो उनको ऑफिस से हटा सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ ऑब्वियसली द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफिकली कितना फिक्स टर्म या फिक्स उसके ऑफिस का प्रोसीजर रिमूवल का नहीं बताया। प्रेसिडेंट जब चाहें जैसे चाहें उसको हटा सकते हैं। इसके अलावा खुद भी अगर वो रेजिग्नेशन चाहें तो प्रेसिडेंट को सबमिट कर सकते हैं और अपने ऑफिस को क्विट कर सकते हैं। लेकिन कन्वेंशनली क्या होता है कि ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट रिजाइन करती है या जब गवर्नमेंट हट जाती है तो ऑब्वियसली जो है ये भी अपने ऑफिस को छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल होता है वो करंट गवर्नमेंट का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है। वही अपॉइंट की होती है अपने केसेस के लिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जनरली अगर गवर्नमेंट चेंज होती है या डिसॉल्व हो जाती है तो फिर अटॉर्नी जनरल भी जनरली अपना पद छोड़ देते हैं। रही बात रेम्यूनरेशन की, ऑब्वियसली रेम्यूनरेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फिक्स नहीं किया गया है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ऑफिस होल्ड करता है। तो रेम्यूनरेशन भी इसका जो है प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। हालांकि आप ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि जो रेम्यूनरेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक्ट के थ्रू जो है पास करता होगा, लेकिन जो है ये कंफ्यूजन आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए, क्योंकि ये होल्ड ऑफिस इन द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट उसके रेम्यूनरेशन को डिसाइड करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है, इसको मिस्टेक मत कीजिएगा। ओके, अब देखिए ड्यूटीज और फंक्शंस की बात कर लेते हैं। क्योंकि ये चीफ लॉ ऑफिसर हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो इनके जो ड्यूटीज़ हैं, पहले तो ये है कि गवर्नमेंट को किसी भी लीगल मैटर पे एडवाइस देगा जो भी प्रेसिडेंट जो है रेफर करते हैं। यानी प्रेसिडेंट यदि कोई भी लीगल मैटर रेफर करते हैं अटॉर्नी जनरल को तो वो उन मैटर्स पे गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस दे सकता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट अगर कोई भी दूसरा लीगल कैरेक्टर का कोई भी ड्यूटी उसको या काम असाइन करते हैं वो काम भी अटॉर्नी जनरल को करना होता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी दूसरा कानून पास करके अगर कोई ड्यूटीज उसके ऊपर कन्फर की जाती हैं वो सब ड्यूटीज भी इसको पालन करनी पड़ती है। तो तीनों पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको ध्यान में रखिएगा। करंटली प्रेसिडेंट ने क्या क्या ड्यूटीज असाइन करके रखी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरा अगर आप याद रखें। वैसे टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है बट लेकिन करंट अफेयर्स के पॉइंट से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है? टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी कोई केस लड़ती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे अटॉर्नी जनरल खड़ा होगा ही होगा। भले और दूसरे लॉयर्स भी हो सकते हैं उसके साथ में खड़े, लेकिन अटॉर्नी जनरल खड़ा होगा ही होगा। गवर्नमेंट के लिए केस वो कंपल्सरी लड़ता है, स्टेट के लिए ऐसा कंपल्सरी नहीं है। एडवोकेट जनरल के केस में वहां पे गवर्नर डिसाइड करेंगे जो भी पावर्स, वो फंक्शन वो वहां पे जो है डिलीवर करेगा। इन मेनी केसेस जो है स्टेट में भी एडवोकेट जनरल रिप्रेजेंट करता है स्टेट को,
लेकिन वहां कंपलसरी नहीं, यहाँ पे कंपलसरीली अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा। बाकी आर्टिकल 143 के अंडर अगर प्रेसिडेंट कोई भी रेफरेंस करता है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अटॉर्नी जनरल को उन केसेस में। बाकी टू अपीयर व्हेन रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी हाई कोर्ट इन एनी केस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न। कुल मिला जुला के हाई कोर्ट में भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई केस चल रहा होगा तो वहां पे भी अटॉर्नी जनरल आके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। कुल मिला जुला के कोई भी केस ऐसा चल रहा हो जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न हो, वह उस केस में अटॉर्नी जनरल का वहां पे होना अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। कुल मिला जुला के ये है, अगर आपको एक लाइन में बताएं तो उसको 3 पॉइंट्स में ब्रेक कर दिया है। अच्छा, राइट्स और लिमिटेशंस हम देख लेते हैं। अटॉर्नी जनरल की कुछ कुछ राइट्स और लिमिटेशंस उसको दी गई हैं। पहली बात तो यह है कि राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के टेरिटरी में कोई सा भी कोर्ट है तो वहां पे जा करके वो ऑडियंस बन के जो है बैठ सकता है। ऑब्वियसली क्योंकि वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री है, तो इंडिया के कोई भी कोर्ट में उसको बैठना अलाउड है, राइट। इसके अलावा फर्दर ही हैज राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और जॉइंट सिटिंग इन एनी कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ही मे बी नेम्ड अ मेंबर विदाउट अ राइट टू वोट, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा पॉइंट है कि इसको दोनों ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में टेक पार्ट करने का मौका दिया जाता है। स्पीक बोल भी सकते हैं, टेक पार्ट भी कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स में, लेकिन वहां पे वोट नहीं कर सकते। कमिटी के मेंबर भी बन सकते हैं, उसकी प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। वोट क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज जो वोट है वो सिर्फ पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट के ही लोग कर सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर सकते हैं, जिसको डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं पॉपुलरली बाय दी फंडामेंटल ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे जो अटॉर्नी जनरल है वो पॉपुलरली इलेक्टेड नहीं है, इसलिए उनको वोट का राइट वहां पे नहीं दिया जाता है। बाकी अदरवाइज सारे के सारे प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलते हैं वो सारे के सारे प्रिविलेज इम्यूनिटीज को दी जाते हैं, और इसके अलावा सारे के सारे प्रोसीडिंग्स में भी वो टेक पार्ट कर सकता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, आप प्लीज इसको याद रखिएगा। बाकी कुछ कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लिमिटेशंस भी इंपॉर्टेंट है, आपको जानने चाहिए। पहला ये है कि ही शुड नॉट एडवाइस और होल्ड ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हर केस में रिप्रेजेंट करता है, तो चाह कर भी ये कोई भी केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ या अगेंस्ट नहीं बोल सकता। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई है तो वो भी एक लॉयर, वकील है आखिरकार, तो कोई सोचे कि भाई वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या अगेंस्ट किसी केस में बोल सकता है या लड़ सकता है, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि वो अटॉर्नी जनरल ही हैज टू एडवाइज और होल्ड फॉर द फेवर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये उसका लिमिटेशन है। दूसरा, ही शुड नॉट एडवाइज होल्ड अ ब्रीफ इन केसेस व्हिच ही इज कॉल्ड अपॉन टू एडवाइज अपीयर बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया उन केसेस में ये नहीं आ सकता जिन केसेस में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बुलाया हुआ है। मतलब कि अगर कोई केस है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ऑलरेडी समन किया हुआ है, तो उस केस में फिर वो किसी दूसरी पार्टी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट एडवाइस नहीं दे सकता, लगभग सिमिलर है। ही शुड नॉट डिफेंड अक्यूज पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन विदाउट परमिशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिविल सर्वेंट, राइट, मतलब कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है या क्रिमिनल केस है, उसमें यदि अटॉर्नी जनरल किसी भी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है या डिफेंड करने की कोशिश करता है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के बगैर नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो क्रिमिनल्स या अक्यूज पर्सन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट ही केस लड़ रहे हो, तो अगर उसके अगेंस्ट ही केस लड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर वो उसको मजबूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही फेवर करना पड़ेगा, उन लोगों को वो डिफेंड नहीं कर सकता। तो ऐसे कोई लोग जिनका इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बिल्कुल भी क्लैश नहीं करता है, उनका बारे उनको ही ये सिर्फ डिपेंड कर सकता है, जिसके लिए उसको पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी he should not advise any ministry or department of government of India or any statutory organization, public sector, unless the proposal of a reference in this regard is received through Ministry of Law and Justice, Department of Legal। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसको ये एडवाइस नहीं कर सकता अनलेस, ठीक है, पब्लिक से अनलेस प्रपोजल और रेफरेंस इन दिस रिगार्ड रिसीव्ड थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मतलब अपने मन से किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये जो है एडवाइस नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं सोच सकते आप कि चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को केस में रिप्रेजेंट करता है तो किसी मिनिस्ट्री को भी एडवाइस दे देगा, किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को भी दे देगा, पीएसयू को दे देगा। नहीं जी नहीं दोस्तों, नहीं दे सकता है।
सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के थ्रू अगर एक नोटिस जारी किया जाता है या फिर प्रपोजल या रेफरेंस उसके द्वारा एक भेजा जाता है कि हाँ आप फलानी मिनिस्ट्री के लिए केस लड़िए या फलानी मिनिस्ट्री को एडवाइस कीजिए या फलाने पीएसयू को एडवाइस कीजिए, उसी केस में ऐसा कर सकता है, अदरवाइज अपने मन से नहीं कर सकता। However, Attorney General is not a full-time counsel for the government. He does not fall in the category of government servant. He further is not debarred from any private legal practice. ये पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फुल टाइम ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट का जो है परमानेंट काउंसिल है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, गवर्नमेंट चाहे तो दूसरे लॉयर्स भी साथ में हायर कर सकती है। तो फुल टाइम काउंसिल नहीं है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट दूसरे लॉयर्स से भी एडवाइस ले सकती है, लेकिन और इसके अलावा प्राइवेट प्रैक्टिस से भी ये डिबार्ड नहीं है, इसलिए इसको सिविल सर्वेंट या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता बहुत, क्योंकि आफ्टर ऑल है क्या है, वकील ही तो है एक तरह से, तो वकील को तो प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड होनी चाहिए, तो इसीलिए प्राइवेट प्रैक्टिस भी इसको अलाउ किया जाता है, डिबार नहीं किया जाता है। हाँ, कुछ कुछ कंडीशन जरूर रखी जाती है जो ऊपर के पॉइंट्स लिखे हैं कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ केसेस में इसको परमिशन लेनी पड़ेगी, वो जरूर है, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस ये कर सकता है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में इसको नहीं डाला जाता इसीलिए। इसके अलावा हमारे अटॉर्नी जनरल के अलावा कुछ और लॉ ऑफिसर्स हमारे कंट्री में होते हैं। एक तो होता है सॉलिसिटर जनरल और दूसरा होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कंट्री के जो भी करंट में सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है उनका नाम आपको याद होना चाहिए, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। सो उनका काम क्या होता है, बेसिकली वो अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं अपने ड्यूटीज और ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए। मतलब इतना ज़्यादा हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी अटॉर्नी जनरल के पास है तो वो अकेला सारा का सारा काम नहीं कर सकता है, तो उसको असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का पद को बनाया गया, ठीक। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी नोटेड दैट ऑफिस ऑफ द एजी इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अटॉर्नी जनरल का ही पद को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएट किया गया है, यानी कि आर्टिकल 76 सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बारे में मेंशन नहीं करता। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है या मेंस में भी आ सकता है कि भैया कौन सा क्या सॉलिसिटर जनरल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, आंसर होगा जी नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ अटॉर्नी जनरल है। ये तो लॉ के द्वारा स्टैट्यूट एक्ट के द्वारा इनको ऑफिस को क्रिएट किया गया। अच्छा, AG is not a member of the central cabinet. There is a separate law minister in the central cabinet to look after legal matter of the government level. ये भी सिंपल है, ऑब्वियसली अटॉर्नी जनरल भाई कोई इलेक्टेड बंदा तो है नहीं, इलेक्टेड बंदा नहीं है तो इसलिए सेंट्रल कैबिनेट का भी पार्ट अटॉर्नी जनरल को नहीं बनाया जाता है। हालांकि इसको मतलब MP की सारी प्रिविलेज इम्यूनिटी दी जाती है और ये आपके पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकता है, स्पीक भी कर सकता है, बोल सकता है, लेकिन उसके बाद भी कैबिनेट का पार्ट इसको नहीं बनाया जाता है। कैबिनेट में लॉ गवर्नमेंट के लीगल मैटर्स को देखने के लिए लॉ मिनिस्टर का पद वहां पे होता है, जो लॉ मिनिस्टर वहां पे लीगल इश्यूज को देखता है, राइट। तो ये चीज है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। बाकी कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे दिए हैं, इन आर्टिकल्स को याद रखिएगा। 76 रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल, 88 इज रिलेटेड टू राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल एंड 105 रिलेटेड टू प्राइवेट पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ द अटॉर्नी जनरल। हो सकता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, रट्टा मार मार के आप थक जाए, लेकिन फिर भी एक फ्लीटिंग नजर आप डालेंगे क्योंकि क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ सकते हैं डायरेक्टली, तो वहां पे मैच द कॉलम के फॉर्म में आ सकता है या फिर मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में आ सकता है, स्टेटमेंट्स के फॉर्म में आ सकता है। तो जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, राइट। तो ये था छोटा सा चैप्टर अटॉर्नी जनरल का। आई होप आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो आप मेहनत करें तो नहीं निकाल सकते। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।